अब हम रेस्पिरेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट से जितने के सबके सब अच्छे से सुनने हैं। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं वो सबके सब आ जाएंगे इनके अंदर। कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, प्रोटीन, इनका जो सीक्वेंस है यूज़ होने का वो भी यही रहेगा। ग्लूकोज सबसे पहले यूज़ करेंगे। अगर ग्लूकोज ख़त्म हो गया, फॉर इंस्टेंस अगर कोई इंसान है वो स्टारवेशन कर रहा है या भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज होगा वो सबका सब यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म ग्लूकोज की। उसके बाद फैटी एसिड्स यूज होने लग जाएंगे। एडिपोज टिश्यू जो जो जैसे एक्स्ट्रा एटीपी बन जाती है ना, तो वो एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में स्टोर हो जाती है फैट की फॉर्म में। उसके बाद ग्लूकोज खत्म हो गया तो उसके बाद फैट यूज होना शुरू हो जाएगा, अमीनो एसिड। अब सपोजिंगली इतना भूखा है, इतना स्टार कर लिया उसने कि फैट भी खत्म हो गया बॉडी में, तब जाके प्रोटीन का कहा गया। प्रोटीन प्रोटीन भी आएगा इसके अंदर। अमीनो, हाँ अमीनो एसिड प्रोटीन ही है, फैटी एसिड अलग है, फैट हो गया। अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन सबसे लास्ट में शुरू होगा, क्योंकि जो हमारा सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है और द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो इंसान अपने खुद के सेल्स को ही खाना तब शुरू करेगा जब उसके पास कुछ बचा ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट देखने वाला था कि अगर स्टेटमेंट आ जाए ट्रू फॉल्स का तो इनडायरेक्टली वर्ड पे हमें फोकस करना है। इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि जब ब्रेकडाउन हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ताकि हम इन सब चीज़ों से एनर्जी ले सकें, तो सबसे पहले चलता है ग्लाइकोजन, फिर चलती है लिंक रिएक्शन, फिर चलती है एटीएस। और एटीएस के एंड में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वाटर रिलीज कर देता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा है। आइए बात समझ में। वैसे तो पूरा ब्रेकडाउन प्रोसेस है, ग्लाइकोजन, फिर लिंक रिएक्शन, फिर एटीएस, कहीं पर भी ऑक्सीजन का कोई भी जिक्र नहीं है। बट लास्ट में आके वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है ताकि साइकिल चलती रहे। ठीक है, इसलिए इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन, इसका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता ब्रेकडाउन करने में फूड पार्टिकल को। बस लास्ट में आके छोटा सा काम है इसका कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 is called breathing, commonly known as respiration। हम इसको commonly respiration बोल देते हैं, बट इस एक्सचेंज को ब्रीदिंग बोलना चाहिए। ठीक है, ब्रीदिंग को एक और वर्ड भी बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वर्ड मतलब ऑल दी फैक्ट्स पर्टेनिंग टू लंग्स। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसे हम पल्मोनरी स्टडीज के अंदर डाल देते हैं। पल्मोनरी मीन्स स्टडी ऑफ लंग्स। ठीक है, तो हम ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। लंग्स की वेंटिलेशन, लंग्स में हवा का आना जाना। ठीक है, वेंटिलेशन का मतलब ये होता है हवा हवा का आना जाना। ठीक है, हवा का आना जाना अच्छा हो, जैसे घर भी कोई लेते हैं तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा अच्छी आए, अच्छी जाए, है ना। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब हार्ट का वेंटिलेशन, हवा अच्छी आए और अच्छी जाए। ठीक है, आना जाना लगा रहे हवा का। ठीक है, एक जगह पर स्टैटिक ना रहे। ठीक है, तो ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं। सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? हमारा स्किन है। स्किन के थ्रू या फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है, जितना भी जो जैसे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे फ्रॉग हो गया और अर्थवर्म होगा, केंचुआ, गिलगिले से रहते हैं, इनकी स्किन बॉल के ऊपर म्यूकस कोटिंग रहती है। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन है क्यूटेनियस, क्यूटिन लगा रहता है, और इनके स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा क्या है? स्किन। ठीक है, विच अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब जो स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है, या फिर मोर बोले, अगर साइंटिफिक टर्म में बोले, जनरल रेस्पिरेशन ही बोलते हैं ब्रीदिंग को भी, बट अगर साइंटिफिक टर्म में बोले तो जो क्यूटेनियस ब्रीदिंग है या फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन का आना जाना। ठीक है, अगर लिखा हो पैसिव डिफ्यूजन, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। ठीक है, अब जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, फिर स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है, वो सिंपल डिफ्यूजन क्यों है, पैसिव डिफ्यूजन क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब ये होता है गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर। बट जो पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है? गैसेस का मतलब मीडियम का एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट पार्टिकल्स का एक्सचेंज होगा। आई बात समझ में? पैसिव डिफ्यूजन के अंदर जो सॉल्यूट है उसका मूवमेंट हो रहा है,
प्रोटीन्स के थ्रू, ना कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। बट डिफ्यूजन में गैसेस का मूवमेंट हो रहा है। गैसेस किस कैटेगरी में आती हैं? सॉल्वेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो जो स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन है, उसको हम पैसिव डिफ्यूजन नहीं बोल सकते। अब स्किन से डिफ्यूजन किस किस में होता है, अब हमने पहले बता देना, सिंपलेस्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेस्पिरेशन स्किन से होता है, और किस किस में उसके इसके 3 एग्जांपल है। पीएससी, प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर, ठीक है। अब जो क्लास चल रही है जैसे कोचिंग में, तो उसके अंदर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब जैसे नीचे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर होता है, वहां पर अगर जाके पूछोगे तो वो तो ऊपर ऊपर से बता देंगे ना। बट जो एक्सप्लेनेशन है पूरी अच्छे से एक्सप्लेन, डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल स्टडी, वो सब की सब कहाँ होती है? क्लास में ही होती है। बट पीएससी, प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर पर जाओगे तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो पीएससी इसकी ट्रिक होगी, स्किन से डिफ्यूजन हो रहा है, स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है, ऊपर ऊपर से ही हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से जो रेस्पिरेशन हो रहा है स्किन के थ्रू हो रहा है, उसकी ट्रिक क्या है? पीएससी। और इसे दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं। इन जो एनिमल किंगडम है उसके स्टार्टिंग में देख लो, सबसे पहला क्या था? स्पंजिस था, फिर सीलेंट्रेट्स था, फिर टीनोफोरा था, प्लेटीहेल्मिन्थ्स था। इसमें से टीनोफोरा का हटा दो बस, स्पंजिस हो गया, सीलेंट्रेट हो गया, और फ्लैटवॉर्म्स हो गए। तो स्पंजिस, सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गया। इस ट्रिक के थ्रू करना है तो पीएससी, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, स्पंजिस, सीलेंट्रेट्स, ऐसे हो गया। अब अर्थवॉर्म है तो ये करता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, अभी बताया गया। अर्थवॉर्म और फ्रॉग, इनकी स्किन गिलगिली सी रहती है, चिपचिपी सी, तो ये स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात आती है फ्रॉग की। अब जो फ्रॉग होता है, सीधा सीधा बता रहा हूँ, वो लंग, वो 2 टाइप से रेस्पिरेशन करता है। एक रेस्पिरेशन होती है उसकी लंग से, ठीक है। दूसरी रेस्पिरेशन होती है उसकी स्किन से, ठीक है। गिल्स से सिर्फ और सिर्फ फिशेस में होता है, बाकी सब जितने भी हैं, एव्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए सबसे पहले, फिर रेप्टाइल्स हो गए, फिर एव्स या फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स, इन सब में लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में भी लंग्स के थ्रू होता है। गिल्स से रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ फिशेस में होती है। और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिखा हुआ है आगे एक्वेटिक लगा दें, मतलब वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उस केस में हो जाएगा। जैसे अगर हमने बोल दिया कि गिल्स में किससे हो रही है, एक्वेटिक आर्थ्रो, गिल्स से लिखा हुआ है ना, तो फिशेस में हो रही है, और टैडपोल में हो रहा है। टैडपोल का भी बताता हूँ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। अब आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड्स में तो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, जैसे हमारे हमने देखा था कॉकरोच में थी, बट आगे एक्वेटिक लगा दिया तो मतलब वो पानी के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। उन पानी के अंदर जो भी रह रहा है उससे गिल से ही होगी। मोलस्कस तो है ही हमारे, जो क्रस्टेशियंस वगैरह रहते हैं वो भी। अब फ्रॉग के देखो, जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, लंग से और स्किन से। बट जो टैडपोल होता है, टैडपोल हमारा पानी में रहते हैं, तो टैडपोल के अंदर गिल से रेस्पिरेशन होता है। तो अगर पूछे कि फ्रॉग में मतलब कितने टाइप के रेस्पिरेशन हो सकते हैं, तो आंसर जाएगा सिर्फ 2, 3 नहीं जाएगा, ठीक है। जो तीसरा है वो टैडपोल के लिए हम बोलते हैं गिल से हो रहा है, बट जो फ्रॉग है, फ्रॉग में सिर्फ और सिर्फ लंग से और सबक्यूटेनियस स्किन से होता है। अब देख लेते हैं हम जितने भी एग्जांपल्स है वो सबके सब। अर्थवर्म, केचुआ गिलगिला सा होता है, स्किन से होगी, सबक्यूटेनियस मॉइस्ट स्किन से। इंसेक्ट्स जितने भी, ऐसे कॉकरोच हो गया, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर, उससे हो जाएगा ट्रैकियल ट्यूब्स। गिल्स सिर्फ और सिर्फ फिशेज में, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है, जैसे लंग्स है, लंग्स ऑल एक्सेप्ट पाइसिस, ठीक है। फिशेस को छोड़कर बाकी सब में लंग से होगा, फिशेस में गिल से होगा। तो गिल्स एंड टैडपोल, टैडपोल की बात हमने कर ली। और जो गिल से रेस्पिरेशन होता है उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। गिल्स और लंग्स दोनों वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं, दोनों के अंदर एल्वियोलाई, हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं, जिसको हम वेस्कुलराइज्ड बैग बोलते हैं, और गिल्स के अंदर भी वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंस बस इतना है कि गिल्स से जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो लंग से रेस्पिरेशन हो रहा है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी का मतलब ये हो गया, अभी बताया था ना, ब्रीदिंग मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन है तो वो लंग की रेस्पिरेशन है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है तो वो गिल की रेस्पिरेशन, ठीक है। गिल से देख लो, फिशेस में, टैडपोल्स में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस में हो गया। अब लंग्स में ऑल
सब में होगा एक्सेप्ट फिशेस, पीसीस को छोड़कर सब में होगा। PARAM, पी को छोड़ दो, आगे के सब एम्फीबियन, रेप्टाइल, एयर्स, मैमल्स, ठीक है। फ्रॉग में लंग और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, और जो टैडपोल होता है इसमें होता है गिल्स के थ्रू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एनसीईआरटी में अगला पॉइंटर लिखा हुआ है, पॉइंटर नहीं बोलेंगे, अगला टॉपिक दिया हुआ है कि फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स, ठीक है। अब इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे कि जैसे ये इंसान का था मुंह, ठीक है, तो ये नेजल कैविटी होगी और ये बक्कल कैविटी होगी, दोनों आपस में मिलती हैं, इसको फेरिंग्स बोल देते हैं। फेरिंग्स आगे जाकर दो नलियों में डिवाइड होता है, एक होती है ईसोफेगस या फिर बोले फूड पाइप, दूसरी होती है ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। अब जब ट्रैकिया में डिवाइड हो रहा होता है तो फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्रैकिया के ऊपर आता है हमारा लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर रहता है एपिग्लोटिस। अब हमें बताना कि जो फेरिंग्स है, जो एपिग्लोटिस है वो इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ईसोफेगस, ठीक है। तो जो एपिग्लोटिस होगा वो फूड पाइप और विंड पाइप के जंक्शन पर लगा होगा, और किसके ऊपर लगा होगा, विंड पाइप के ऊपर लगा होगा, ताकि जब भी फूड आए वो बंद कर ले, ठीक है। और हमें पता है कि लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स है, जब हवा अंदर जाती है तभी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो लैरिंग्स ट्रैकिया में ही होना चाहिए। अगर मान लो बीच में यहाँ पर हो गया, यहाँ पर तो हो नहीं सकता, यहाँ पर तो फूड जाएगा, मान लो यहाँ पर भी हुआ तो फूड के आने जाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो जहां पे फूड नहीं जा रहा, एपिग्लोटिस के बाद विंड पाइप का जितना भी पोर्शन है वो उसके अंदर कहीं पर होगा लैरिंग्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि एपिग्लोटिस के जस्ट नीचे हमारा लैरिंग्स रहता है, ठीक है। और एपिग्लोटिस किसको कवर करता है, विंड पाइप को, ट्रैकिया को। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया या फिर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप पर हमारा लैरिंग्स रहता है। और ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस फ्लैप, एपिग्लोटिस, ठीक है। इस होल को हम ग्लोटिस बोलते हैं, और जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है ट्रैकिया के अंदर उसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स, ये वाला पोर्शन ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू लैरिंग्स। तो फेरिंग्स जब ट्रैकिया में ओपन हो रहा है तो सबसे पहले जो इनिशियल पार्ट है ट्रैकिया और फेरिंग्स और ट्रैकिया को डिवाइड करने वाला वो है हमारा लैरिंग्स, ठीक है। तो ये थी, मान लो इसी को आगे इलेबोरेट कर लेते हैं। तो ये ऊपर फेरिंग्स आ रहा था और यहाँ पर हमारी ईसोफेगस थी, ये ऊपर कॉमन पैसेज दोनों के लिए, ऊपर फेरिंग्स आ गई, ईसोफेगस है ट्रैकिया, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग के ऊपर हमारा एपिग्लोटिस लगा हुआ है, उसके जस्ट नीचे हमारा लैरिंग्स है, और फिर ट्रैकिया चलता जा रहा है आगे तक, ठीक है। तो जो एपिग्लोटिस है वो ट्रैकिया की लिड है एक टाइप से, लैरिंग्स जो वो भी कार्टिलेजिनस है और एपिग्लोटिस वो भी कार्टिलेजिनस है। अब जो लैरिंग्स है कार्टिलेजिनस बॉक्स, साउंड बॉक्स है। अब कौन सा टाइप का कार्टिलेज है, इसके अंदर 4 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 टाइप के हैं, वो नहीं पूछता। हाँ ये जरूर पूछ सकता है, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि एपिग्लोटिस कौन से टाइप का कार्टिलेज है, तो इसका आंसर जाएगा इलास्टिक कार्टिलेज। ये जो है ये वाला कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज है, ये हार्ड है। बट जो एपिग्लोटिस है वो इलास्टिक होना चाहिए ताकि वो इजी मूवमेंट कर पाए। इसमें तो इजी मूवमेंट इतनी नहीं हो सकती ना, ये तो हार्ड है। ये वाला जो कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज, और ये वाले जो कार्टिलेज है ये हार्ड है काफी। बट इजी मूवमेंट के लिए हमारे पास इलास्टिक होना चाहिए, लचीलापन, ताकि वो फटाफट बंद हो जाए, ठीक है, और दिक्कत भी ना आए। ये तो हार्ड है, वो थोड़ा कोने से मुड़ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो एपिग्लोटिस है ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिक कार्टिलेज इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया भी बोल सकते हैं टाइप से, ठीक है। ट्रैकिया की ओपनिंग को स्टार्ट ही लैरिंग्स कर रहा है, और जो होल है ट्रैकिया का ओपनिंग का उसे हम ग्लोटिस बोलते हैं। ट्रैकिया एक्सटेंड्स अप टू 5th thoracic vertebrae, ठीक है। ट्रैकिया, अब फूड पाइप तो अलग चली गई,
ठीक है, फूड पाइप तो चलो अलग चली गई, ये फेरिंग्स था ऊपर, ये फेरिंग्स था, ये फूड पाइप थी। अब ये ट्रैकिया आगे आ रहा है, ये फर्दर डिवाइड होगा, यहाँ पे लंग्स है। ठीक है, तो जो ट्रैकिया है वो, ये पहले ट्रैकिया डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस, फर्दर आगे डिवाइड होते जाएंगे, ब्रांचिंग बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस, फिर और छोटे आएंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, फिर एल्वियोलाई आ जाएंगे। ठीक है, तो जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे तक एक्सटेंड करता है। वर्टिब्रे पीछे से काउंट करते हैं ना, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे तक ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड करता है ब्रोंकाई या ब्रोंकस के अंदर। इनकम्प्लीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें ये जो हमारी ट्रैकिया के ऊपर हमारे ना इनकम्प्लीट वो लगी रहती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, तो वो किस तरफ से ओपन है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम थायराइड ग्लैंड जैसा है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कैसा है, ऐसा है, ऐसा पकड़ रखा है, पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है। तो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ट्रैकिया के ऊपर वो भी ऐसी है। ठीक है, डोर्सली इनकम्प्लीट है वो भी। ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, डोर्सली इनकम्प्लीट, वेंट्रली कंप्लीट, एक्सटेंड्स अप टू ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया तक एक्सटेंड करती है, बट जैसे ही लंग्स के अंदर आने की बात हो जाती है, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स, तो वहां तक नहीं जाती। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है कि कहाँ तक एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड्स अप टू ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, तो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये कहाँ तक जाती है, ये ट्रैकिया तक जाती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई तक जाती हैं, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स रेस्पिरेटरी ट्री का पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंड करता है ट्रैकिया तक, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंकियोल्स के अंदर, तो वो इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो किस तरफ से ये कंप्लीट है, डोर्सली इनकम्प्लीट रहती है जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड रहता है, और जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, जहां तक जा सकती है वहां तक जाती है। टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल था, अब ब्रोंकियोल का एंडिंग पार्ट गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इनरेगुलर वॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, थिन होते हैं बहुत ज्यादा, इरेगुलर वॉल्ड रहते हैं, और वेस्कुलराइज्ड बैग्स बोलते हैं इनको। ठीक है, वेस्कुलराइज्ड बैग्स गिल्स में भी होते हैं और लंग्स में भी होते हैं, बट जो लंग्स की रेस्पिरेशन है उसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो गिल्स की रेस्पिरेशन है उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। ठीक है, तो लंग्स की जो कवरिंग है उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, दो लेयर्स होती हैं, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, जो कि लंग के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन को, क्योंकि जब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारा थोरेक्स है, जो थोरेसिक कैविटी है, उसमें मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से लंग में मूवमेंट आती है, क्योंकि लंग थोरेसिक कैविटी से चिपका हुआ है, और इनके बीच के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर दो प्लूरल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। तो जब थोरेसिक कैविटी में चेंज आएगा, ठीक है, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो लंग को भी साथ में जाना पड़ेगा, और मान लो जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपायरेशन हुआ, तो तब क्या होगा, जब एक्सपायरेशन हो रहा है तो थोरेसिक कैविटी लंग के ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो लंग सीक उड़ेगा, पर जरूरत से ज्यादा ना सीक उड़ जाए। ठीक है, और उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लगे, तो उसे प्रिवेंट कौन करता है, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड एक टाइप से शॉक एब्जॉर्बर है, और एनसीईआरटी में लिखा है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन लंग्स। एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर, दो लेयर हैं, प्लूरा, डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो होती हैं, उनके बीच के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। ठीक है, वही बात है जो अभी बताई है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। अब आगे अगले पॉइंट देखते हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग। थोरेसिक लाइनिंग मतलब जो थोरेसिक कैविटी है हमारी,
whereas inner pleural membrane is in close contact with lung surface. तो जो लंग है और थोरेसिक कैविटी है वो एकदम से चिपके हुए हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो थोरेसिक कैविटी में चेंज आ रहा है उसके वॉल्यूम में, सेम चेंज लंग के वॉल्यूम में हमें दिखता है, ठीक है। और लंग के अंदर कोई मसल्स नहीं होती, ठीक है, इसीलिए हमें अपनी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आना पड़ता है ताकि लंग का वॉल्यूम चेंज हो सके, ठीक है, और अकॉर्डिंगली हम इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कर सकें। आउटर वाली मेम्ब्रेन थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में है, इनर वाली मेम्ब्रेन आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग के कांटेक्ट में है, और बीच में प्लूरल फ्लूइड व्हिच रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक सारा का सारा कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स जब जहां से शुरू होती हैं वहां से रेस्पिरेटरी पार्ट शुरू हो जाता है। कंडक्टिंग पार्ट का काम यह है कि सिर्फ हवा को रिसीव करे नाक से और एल्वियोलाई तक पहुंचाए, और बीच में क्या क्या काम करता है ये तो, एक तो जो एयर है उसे बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है, उसे ह्यूमिडिफाई कर देता है, ठीक है। ह्यूमिडिफाई मतलब पानी के वेपर्स के साथ ऐड कर देता है ताकि उसका टेम्परेचर कम हो सके, ठीक है। अब थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट चैम्बर है, थोरेसिक ये जितना भी हमारा चैम्बर है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। एंटीरियरली क्लेविकल है और नेक है, पोस्टीरियरली डायफ्राम है डूम शेप, इस शेप का डायफ्राम है डूम शेप। जब कॉन्ट्रैक्शन होती तो डायफ्राम ऐसे है, वैसे तो डूम शेप का तो वो एकदम फ्लैट हो जाएगा ताकि अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाए, जैसे इंस्पायरेशन हुआ तो ये ऐसे फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो बाहर प्रेशर ज्यादा अंदर वॉल्यूम का अंदर प्रेशर कम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट हुई, हवा अंदर चली गई, ठीक है। डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नम, ठीक है, और लेटरली हमारी रिब्स है, लेटरली रिब्स है। वेंट्रली, वेंट्रली आगे से स्टर्नम है, लेटरली साइड से रिब्स है, और लोअर साइड पर डायफ्राम है जो कि डूम शेप्ड है। अब कई क्वेश्चंस आएंगे कि जो हमारी ब्रीदिंग है उसमें मेन जो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्रीदिंग करवा रहा है वो क्या है, तो ऑप्शन में ये सारे होंगे, ठीक है, और ईआईसीएम तक भी होगा, इंटरकोस्टल मसल्स में डाल देंगे, बट जो मेन ऑर्गन है जो कि इंस्पायरेशन करवा रहा है वो हमारा डायफ्राम है, ये चीज याद रख लो, ठीक है। अब वो लिख दे मस्कुलर ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन, ठीक है, तो वो डायफ्राम होगा, इंस्पायरेशन नहीं ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों, तो मेन ऑर्गन डायफ्राम आएगा। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि डायफ्राम एंड ईआईसीएम दोनों, ठीक है, अगर वैसा ऑप्शन आएगा कि डायफ्राम भी दे रखा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी दे रखे हैं, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कोई जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, तो उसे ध्यान मत दो, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में ही बता रखा है। ऑप्शन आ गया डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, थर्ड आ गया बोथ एन भी, तो बोथ चला जाएगा, बट अगर बोथ का ऑप्शन है ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम आएगा। अगर हम प्रेफरेंस लेना पड़े डायफ्राम और एआईसीएम के बीच में तो डायफ्राम को प्रेफर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो वही पॉइंट दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इज डायफ्राम, ठीक है, और ये मैमल्स की ही क्वालिटी है, ठीक है। डायफ्राम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही होता है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनिमल ऑर्गन, एनिमल किंगडम से एक पॉइंट आया हमारे पास, जो डायफ्राम है वो मैमल्स के पास ही होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब लंग्स की वेंटिलेशन, ठीक है, और एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोलाई की जो एल्वियोलाई, अब पल्मोनरी वेंटिलेशन तो पूरी लंग्स की वेंटिलेशन होगी, लंग्स में जितनी हवा आ जा रही है। एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होगी, एल्वियोलाई में जितनी हवा आ जा रही है, तो ज़्यादा कौन सा हो गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन ही हो गया क्योंकि लंग्स के अंदर ज़्यादा हवा आ जा रही है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा है एल्वियोलर वेंटिलेशन के कंपैरिजन में। अमंग मैमल्स एफिशिएंसी, अब देखो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक आ गया ना एनिमल किंगडम से कि डायफ्राम कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन है मैमल्स का। अमंग मैमल्स एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज बेटर डेवलप्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम,
ठीक है। तो डायफ्राम की वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। अब ब्रीदिंग मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड। तो लंग्स की वेंटिलेशन, हवा का आना जाना, उसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। और लंग्स की दो कवरिंग है, बायलेयर्ड है, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग सब एक बात है। मूवमेंट ऑफ एयर ऑकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लंग एंड एटमॉस्फेयर, अभी बताया था ना। जब इंस्पायरेशन हो रहा है तो जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, डायफ्राम डूम शेप से फ्लैट हो जाएगा, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अंदर प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये जितने भी काम था इंस्पायरेशन का सब एक्टिव प्रोसेस था, इसके अंदर एनर्जी चाहिए थी। खुद ट्राई करो ना, हवा अंदर लेनी है तो ताकत लगानी पड़ेगी, बट छोड़नी है तो ताकत को नहीं लगानी, अपने आप निकल आए। ठीक है, डायफ्राम EICM हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। एनसीईआरटी में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जिक्र कहीं नहीं है, तो हमें भी जिक्र नहीं करना। ठीक है, दस हम आगे बात करें। ठीक है, तो अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि डायफ्राम और EICM कैसे रोल प्ले करते हैं। तो इनिशिएशन ऑफ इंस्पायरेशन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम डूम शेप से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करना मसली कॉन्ट्रैक्शन के लिए ATP चाहिए होता है, डायफ्राम भी मस्कुलर फ्लैप है, डूम शेप था, ऐसा डूम शेप था, फ्लैट हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इंक्रीज इन वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। अब इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, लिफ्ट्स ऑफ रिब एंड स्टर्नम, मैं कहता हूँ ना रिब्स बाहर आ जाते हैं, तो रिब्स बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इधर भी जाएंगे इधर भी आएंगे और स्टर्नम भी साथ में आएगा। ठीक है, lifts up rib and sternum increase in volume in dorso posterior direction। अब जो रिब्स थी वो फूल गई, वो तो हर डायरेक्शन में फूल रही है, बाहर भी आ रही है इधर भी जा रही है, बाहर आ रही है, तो वेंट्रल और डोर्सल साइड में हो गया इनका वॉल्यूम एक्सपैंड, इंक्रीजेस वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में रिब्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ा, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में डायफ्राम की वजह से डूम शेप से फ्लैट हो गया, तो वॉल्यूम में बढ़ गया। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, तो पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब, पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो लंग्स के वॉल्यूम में भी सेम चेंज आएगा, तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीजेस टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इंस्पायरेशन होकर, बाहर प्रेशर हाई अंदर प्रेशर कम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस का मूवमेंट, इंस्पायरेशन हो गया। अब इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो इंस्पायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, बट जो एक्सपायरेशन जिसके अभी हम बात करेंगे वो पैसिव प्रोसेस है। इनिशिएशन ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था EICM और डायफ्राम का, एक्सपायरेशन में डायफ्राम और EICM का रिलैक्सेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम EICM। अब ये अपनी एक्सपैंडेड पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पर आएंगे, कम पे नहीं जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे, रिड्यूसेस, नॉर्मल पोजीशन पर आ गए, ये चीज याद रखना, नॉर्मल पोजीशन पर आ रहे हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन से कम वॉल्यूम पर नहीं जा रहे। reduce thoracic volume and thereby pulmonary volume, intrapulmonary pressure increases slightly more than atmospheric pressure causing aspiration. We have ability to increase strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in abdomen. Abdominal cavity है, ठीक है, इसके अंदर मसल्स भी हैं, ये एक्चुअल में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की बात कर रहे हैं वैसे। ठीक है, EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो बाहर होते हैं, रिब्स के अंदर होते हैं, रिब्स में जो मसल्स होते हैं, रिब्स के अराउंड जो मसल्स रहते हैं उनमें होते हैं। ठीक है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर ये डेटा, ये अगर स्टेटमेंट आ गया
कि वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन एब्डोमेन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करी है और वही हमें पढ़ाया गया, तभी पढ़ाया गया क्योंकि एनसीईआरटी में जिक्र हो रखा था, बट नाम नहीं दे रखा था, ठीक है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एयर अ हेल्दी पर्सन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर पर मिनट। मैं तो वो सारे जितने भी थे ना, पल्मोनरी वॉल्यूम, साइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल कैपेसिटी, ये सारी मैं मेजर करने लग गया था। ये मेरी 5,500-6,000 के करीब आई थी। तो मैंने क्या करा था, पहला ऑप्शन टिका दिया था ये वाला, बट आंसर ये नहीं है। इसने इस वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, हेल्दी पर्सन 12 से 16 बार 1 मिनट में रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग करता है, ठीक है। तो इसने पूछा है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एयर और हेल्दी पर्सन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर पर मिनट, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहा है, ठीक है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है, जितना एक इंडिविजुअल नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करता है वो क्या होता है 500 ml, ठीक है। 12 से 16 बार इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहा है, तो 500 इंटू 12 से लेकर 500 इंटू 16, इतनी एयर, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर इसने 1 मिनट में इंस्पायर एक्सपायर किया, ठीक है। ये कितना हो गया, 6,000 हो गया और ये क्या हो गया 8,000 हो गया। तो आंसर जाएगा तीसरा, 6,000 ml से लेके 8,000। अगर वो बात कर रहा है कि अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एयर हेल्दी पर्सन कैन इंस्पायर पर मिनट, पर मिनट भी इंपॉर्टेंट है। अगर 2 मिनट का पूछ लिया तो इसका डबल हो जाएगा। पर मिनट हमें ये डेटा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 1 मिनट में एक हेल्दी इंडिविजुअल कितना बार इंस्पायर एक्सपायर करता है। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 12 टू 16 टाइम्स है। उसके अकॉर्डिंग टोटल वॉल्यूम जो 1 मिनट में एक पर्सन इंस्पायर और एक्सपायर कर चुका होता है वो होता है 6,000 ml से लेके 8,000 ml, ठीक है, ना कि 5,000 से 6,000 ml।